हेलो बच्चों, मैं आपका अध्यापक चांद ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीभी। मैं आज आपके सामने अपनी अगली वीडियो कक्षा 9 के लिए गणित की 5वें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इनकी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। In today's video, we will discuss about the Euclid's geometry with brief introduction, and after that we will discuss some axioms and postulates of Euclid. This is the first part of our exercise 5.1 or chapter 5. So first of all, brief history, इतिहास. He is Thales, Greek mathematician. Firstly, knowledge of geometry passed on from Egyptians to Greeks, who gave it systematic treatment. ज्योमेट्री का ज्ञान मिस्रवादियों से होकर यूनानियों तक पहुंचा, जिन्होंने इसे व्यवस्थित रूप दिया. So, a Greek mathematician, Thales, is credited with giving the first known proof, that is, a circle is bisected by its diameter. एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की, वह यह कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है. तो जो इन्होंने सबसे पहला प्रमाण दिया था, यानी कि उत्पत्ति दी थी किसी स्टेटमेंट के लिए, वो ये थी कि एक वृत्त का जो व्यास है उस वृत्त को समद्विभाजित करता है ना. मीन्स सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर. ये किसने कहा था? थेल्स ने, जो एक यूनानी गणितज्ञ थे. नेक्स्ट इज पाइथागोरस. इनके बारे में देखिए. पाइथागोरस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस pupils of Thales and his group, had enriched the field of geometry to a great extent. अर्थात थेल्स के एक प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय खोजें की तथा ज्यामिति के क्षेत्र को समृद्ध बनाया. ठीक है, मतलब जो ज्योमेट्री या ज्यामिति है उसके क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स या बहुत सारा काम किया, जिससे कि जो ज्योमेट्री है या ज्यामिति है उसको वो काफ़ी समृद्ध हो गई और काफ़ी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा इन्होंने दे दिया. नेक्स्ट इज यूक्लिड. Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous Elements. एलिमेंट्स क्या है? ये क्या है? एक ग्रंथ है. अभी देखते हैं क्या हिंदी में इसका अर्थ है. अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया. मतलब उसमें जितना भी ज्ञान था, जो भी थ्योरम, प्रमेय या कुछ भी काम हुआ था इस फील्ड में, ज्योमेट्री के लिए क्षेत्र में या ज्यामिति के क्षेत्र में, उसका सब को उन्होंने एकत्रित करके एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में
व्यवस्थित किया, एक ग्रंथ बना उसका, उन सभी से एकत्रित करके, उसका नाम क्या था? एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। इतना बड़ा एक संग्रह था। तो आफ्टर द ही डिवाइडेड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स उस ग्रंथ का नाम है ये, एलिमेंट्स नाम दिया गया था उस ग्रंथ को, इनटू 13 चैप्टर्स। तो उस एलिमेंट्स में कितने थे? कुल 13 चैप्टर थे। ईच कॉल्ड अ बुक, और हर चैप्टर जो है उसको क्या हम एक पुस्तिका के नाम से जानते हैं, या पुस्तिका कहा गया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। ठीक है, तो ये थे यूक्लिड जिन्होंने ये काम किया, जो एक मैथमेटिक्स के अध्यापक थे अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में ही पे है ये जगह। Okay, these books influenced the whole world's understanding of geometry, यानी कि इन पुस्तिकाओं ने पूरे विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द बुक 1 मीन्स आउट ऑफ 13 बुक्स, इन फर्स्ट बुक ऑफ द एलिमेंट्स ही हैड गिवन 23 डेफिनेशंस। एलिमेंट्स की पुस्तक 1 में 23 परिभाषाएं दी गई, यानी कि अपने काम को दिखाने के लिए या अपने आगे की बात करने के लिए, अपनी ज्योमेट्री की समझ को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कुछ परिभाषाएं दी। तो पहली जो पुस्तक थी या पहली जो पुस्तिका थी, उसमें क्या उन्होंने 23 से परिभाषाएं दी थी, ताकि वो आगे के काम को समझा सके। तो वो कौन कौन सी परिभाषाएं थी? सभी 23 की 23 तो यहाँ पे परिभाषित नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो उनमें से 7 थी। पहली है अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, ये तो पहली परिभाषा किस चीज़ की थी? बिंदु की थी। क्योंकि जो ज्यामिति जो है हमारा, जो शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू होती है? बिंदु से। तो बिंदुओं के बाद अगली जो परिभाषा दी थी वो दी थी लाइन की। तो अ लाइन इज ब्रेथलेस, ब्रेथ है ये, ब्रेथ है, ब्रीथ नहीं है ये, ब्रेथ है ये। ठीक है, डी है यहाँ पे, BREATHLES है ना, ब्रेथलेस, यानी कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, यदि हम बात करें स्पेलिंग की, तो ये ब्रेथलेस है, BREADTHLES। ओके, नाउ तो इसे हम क्या कहेंगे? एक ब्रेथलेस लेंथ है ना। यानी कि मान लीजिए ये आपकी लाइन है ना, ये लाइन है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसकी देखिए लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, इसलिए कहा है इसको ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, इसकी चौड़ाई देखिए बहुत कम है, चौड़ाई इसमें ना के बराबर है और सिर्फ लंबाई है इसमें। तो इसलिए लाइन को क्या कहा है? इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, सिर्फ लंबाई है इसमें और कुछ नहीं। थर्ड डेफिनेशन इज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज मीन्स इसके जो अंतिम छोर होते हैं वो क्या एक बिंदु होते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। तो इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है यानी कि छोर हैं वो क्या होते हैं? एक बिंदु के रूप में होते हैं।
ठीक है, तो ये बिंदु होते हैं। तो यही कहा है कि जो एक्सट्रीमिटी ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, है ना, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़कर ही हम एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अगर अंतिम बिंदु की बात करें, और साथ में बीच में भी बहुत सारे बिंदु, ऐसा नहीं है कि लाइन में सिर्फ दो ही बिंदु हैं, ए और बी हैं। इस लाइन में बीच में बहुत सारे बिंदु और भी हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया, एक्सट्रीमिटीज़ की बात की है। अगर आपके कहा जाए कि जो रेखा है उसके जो छोर है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो क्या है, एक बिंदु के रूप में होते हैं। अगली परिभाषा है, A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. अब ये बात करें स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर, ठीक है, जो स्वयं पर, ये पर है ना, प्र नहीं है, जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये क्या होती है, स्वयं पर जो बिंदु हैं वो क्या होते हैं, सपाट रूप से स्थित होते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक बिंदु यहाँ है, अगला बिंदु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो लाइन के ऊपर क्या है, एक बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ लाइन। ठीक है, तो ये बहुत सारे बिंदुओं को जोड़कर जो है हम एक रेखा कह सकते हैं बनी हुई है। तो ये परिभाषा इसमें क्या है, रेखा की दी है कि जो एक सीधी रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। कि भाई खुद के ऊपर जो इसमें क्या है, स्वयं पर क्या है, बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु, और ये सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि एक ऐसे प्लेन के ऊपर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हमने कहा स्पार्टियन की प्लेन। ओके, अगला है, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस यानी कि जैसे यदि आप बात करेंगे कि आपकी जो नोटबुक है या आपका जो पेज है वो क्या है, एक प्लेन की तरह काम कर, एक प्लेन है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। ठीक है, यदि आप एक बेंच की बात करते हैं, एक नोटबुक की बात करते हैं, या फिर किसी बोर्ड की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो एक प्लेन है। ठीक है, तो एक डेस्क है जो आपका बेंच है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है जिस पे आप बैठते हैं, या डेस्क में जहाँ पे आप नोटबुक रखते हैं, वो कैसा होता है, बिल्कुल एक जिसमें लेंथ भी होती है और लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो वो एक है, सरफेस का काम करता है, उसे हम सरफेस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो अगली परिभाषा है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। एक्सट्रीमिटीज क्या है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो एक्सट्रीमिटीज मीन्स जिस चीज़ से वो बनी हुई है। ठीक है, उसके जो अभी हमने एक प्लान बनाया था, देखिए जैसे ये हमने एक प्लान बनाया था। ठीक है, इसकी जो जब हम एक सरफेस को या एक पृष्ठ को हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ लाइनें लगानी पड़ रही है, रेखाएं लगानी पड़ रही है ना। रेखाओं को जोड़ के जो है हमने इस तरह से रेखाएं लगाई और उनको जोड़ दिया, तो उनको जोड़ने से हमारे सामने एक पृष्ठ बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो इसके जो किनारे हैं वो रेखाएं होती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, इसकी किनारे। एक्सट्रीमिटीज़ में बाउंड्री, जिसको बना के, जिसको मिला के कोई चीज़ बनती है, वो आपका बाउंड्री है ना, किनारा। जो ये जैसे लाइनें लगी हैं, तो ये क्या है, रेखाएं जो हैं, इसकी क्या है, एक्सट्रीमिटीज़ हैं सरफेस की, या किनारे कह सकते हैं। तो अगली परिभाषा है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द
स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, है ना। अभी पहले हमने क्या कहा, सरफेस के बारे में बताया कि सरफेस से किससे मिलकर बना हुआ है। अब जो सरफेस है वो क्या है, इट इज़ अ प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस, इट इज़ अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है, स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। ठीक है, इसमें कौन सी, इसकी एक्सट्रीमिटी क्या है, रेखाओं से मिलकर बना, तो इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। यदि हम बात करें कि जैसे ये एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसी छोटी 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 बहुत सारी रेखाओं से मिलकर ये बना हुआ है। एक प्लेन एक ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस जो है एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर बहुत सारी लाइनें इसके ऊपर रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारी लाइनों को जोड़ के हमारा एक पृष्ठ या प्लेन पृष्ठ या समतल पृष्ठ बन रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइनें लगाएंगे तो एक पृष्ठ हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही हमने इस परिभाषा में कहा है, या यूक्लिड की इस परिभाषा में कहा गया है। आगे है यूक्लिड्स एलिमेंट्स, यानी कि यूक्लिड के का एलिमेंट्स, यानी कि हम उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, ज्यामिति की जो परिभाषाएं हैं या उससे जुड़ी हुई जो भी तथ्य हैं, प्रमेय हैं, उनका जो संग्रह है, जो उसने अपने एलिमेंट्स यानी कि उस ग्रंथ में ले गया था, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दिस इज दीज आर जनरली रिगार्डेड एज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि इन्हें आम तौर पर ज्यामिति के आधार के रूप में माना जाता है। तो यूक्लिड की जो एलिमेंट है यहाँ इसे जो आधार मानकर आगे ज्योमेट्री को या ज्यामिति को के जो अन्य काम किए जाते हैं, तो ये क्या है इसका, इट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर ऑफ ज्योमेट्री। सेकंड पॉइंट इज विच इज़ नॉन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और यूक्लिड्स के एलिमेंट्स में जो भी आपको दिया ग्रंथ में उसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड ने जो भी ज्योमेट्री के बारे में अपने एलिमेंट्स में खोजें बताई थी या थ्योरम्स वगैरह दी थी, तो उसे उन सभी को क्या कहते हैं, हमें यूक्लिडियन ज्यामिति कहा जाता है या यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा जाता है। नेक्स्ट ही डिवाइडेड हिज अजम्पशंस इनटू टू टाइप्स, उसने जो भी अजम्पशंस दी थी अपनी ज्यामिति के लिए, तो उन्हें उसने दो तरह से विभाजित किया था। एक को उसने कहा एक्सियम्स, दूसरे को कहा पोस्टुलेट्स, यानी कि उन्होंने अपनी धारणाओं को दो प्रकारों में या दो टाइप्स में, दो क्लासेस में या दो ग्रुप में विभाजित किया। पहले को उसने कहा अभिगृहित और दूसरे को कहा अवधारणाएं। तो क्या हैं ये अभिगृहित और अवधारणाएं, अब देखते हैं। पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशंस, तो हैं दोनों एजम्पशन ही, पर जो पोस्टुलेट्स है दे आर द अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जो पोस्टुलेट्स थे यानी कि अवधारणाएं ऐसी धारणाएं हैं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, यानी कि जो सिर्फ ज्योमेट्री में ही काम आती है, वो जो धारणाएं थी उनको उसने क्या कहा, अवधारणाएं, पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट एक्सियम्स, एक्सियम्स आर यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री, यानी कि जो अभिगृहित का उपयोग पूरे गणित में किया जाता है और विशेष रूप से ज्यामिति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो उनको जो पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं ना यूज़ करें, जो सब जगह के लिए सत्य है उसे हम एक्सियम कहते हैं, या
अभिगृहित कहते हैं और सर्व सत्य भी कहते हैं, इनको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा जाता है। यूनिवर्सल में जो सभी जगह हम इस्तेमाल कर सकें, है ना, हर फील्ड में। तो ये सिर्फ ज्यामिति के लिए ही सत्य थे पोस्टुलेट्स। तो इस तरह से दो तरह की अब धारणाएं थी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स एक्सियम्स। तो ये क्या थे यूक्लिड के अभिगृहित, जो क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ थे, जो सर्वमान्य है। ये इनका जो जहाँ सिर्फ ज्यामिति से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी जगह चलेंगे, इनको आप सर्व सत्य मान के चलें, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट एक्सियम वाज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स, देखिए इसका मतलब, अगर आपके पास दिया है ए बराबर है बी, ठीक है, यानी कि ये दो, दीज आर टू इक्वल थिंग्स, ये दो बराबर वस्तुएं हैं ए और बी। अब क्या कहा, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो ए और सी ये दोनों भी क्या है, बराबर है। ठीक है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। देखो ए और सी ऐसी दो वस्तुएं हैं जो किसके बराबर है, बी के बराबर है, दोनों बी के बराबर है ना। ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये इस पहले अभिगृहित का स्टेटमेंट है। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर हो जाते हैं। यानी कि अब देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सबसे पहले तो हमें इक्वल्स लेने हैं, यानी कि जैसे हमने पहले लिया था, ये मान लो दो बराबर वस्तुएं हैं ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इनमें इक्वल चीज़ जोड़ेंगे। मान लो हमने ए में भी सी जोड़ा और बी में भी सी जोड़ दिया। ठीक है, दोनों में हमने सी सी जोड़ दिया। तो उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ ए प्लस सी और बी प्लस सी, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि तो फिर जो पूर्ण हमें प्राप्त होगा जोड़ने के बाद, ए में भी और बी में भी के बाद सी जोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त होगा जोड़ वो क्या होगा, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला पॉइंट है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। फिर से वही बात, अब मान लो दो इक्वल्स है, मान लो ए बी के बराबर दिया है। अब इसमें से इक्वल हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि सी है, मान लो ए से भी घटा रहे हैं और बी से भी घटा रहे हैं, दोनों इक्वल्स ए से भी और बी से। उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचेगा। ठीक है, यदि बराबरों से बराबर घटाया जाए, है ना, इसमें क्या है, यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो शेष भी क्या होंगे, इक्वल, है ना। घटाने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल भी क्या होगा, बराबर रहेगा। चौथा पॉइंट है थिंग्स विच कंसाइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जो चीज़ें एक दूसरे से छिपती हैं या एक दूसरे के संपाती है, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो संपाती भी बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे से छिपती हैं कि बजाय हम बोले एक दूसरे की क्या है, वो एक दूसरे के
समपाती है। ये क्या है, एक दूसरे के समपाती हैं, वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि यदि दो वस्तु हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती हैं तो वो क्या है, बराबर, एक दूसरे के बराबर, तभी ढकेंगे, है ना। यदि एक वस्तु छोटी है और दूसरी बड़ी है तो क्या होगा, जो बड़ी वस्तु है वो हमें दूसरी वस्तुओं के पीछे दिखाई देगी, है ना। छोटी वाली वस्तु को तो वो छुपा देगी, लेकिन जो यदि हम छोटी वस्तु को ऊपर रखें, ठीक है, तो जो बड़ी वस्तु है वो उसका हमें थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा, है ना। यदि दो वस्तुएं बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरह से छुपा देती हैं तो वो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमने नहीं, यूक्लिड्स के अभिगृहित या यूक्लिड ने कहा था अपने अभिगृहित में। नेक्स्ट पॉइंट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखिए, यदि कोई वस्तु है आपके पास, मान लीजिए कोई पेंसिल है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको काट देते हैं या आपकी पेंसिल टूट जाती है, ठीक है, तो आप खुद समझिए कि जो पूरी पेंसिल थी वो बड़ी थी, या टूटने के बाद जो उसके दो भाग हुए हैं छोटे छोटे वो उससे बड़े हैं। तो दिखती सी बात है, जो टूटने के बाद जो पेंसिल के टुकड़े हैं वो छोटे हैं पूरी पेंसिल के बजाय, है ना। जो पूरी पेंसिल थी पहले बड़ी, वो बड़ी थी होगी, और जो उसको टूटने के बाद या इस्तेमाल करने के बाद छोटा टुकड़ा बच जाता है वो उससे हमेशा छोटा होगा। इसीलिए कहा गया है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये कह रहा है, फिर से हम मान लेते हैं, मान लो दो चीज़ें बराबर है, यानी कि ए और बी आपस में बराबर है। यदि हम इसको डबल कर दें, दुगना कर दें, है ना, तो दुगना भी उनका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 7वां पॉइंट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें समान चीज़ों के हिस्से हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं, आधा। ठीक है, हम यहाँ पे आधे की बात कर रहे हैं। यदि दो समान वस्तुएं हैं, दोबारा से बात वही है, मान लो ए और बी क्या है, बराबर वस्तुएं, यदि हम इनका आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से भाग कर देते हैं, तो भी क्या होंगे, ये बराबर ही होंगे। ठीक है, थैंक यू।